एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एनडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है। और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। और दर्शकों, आज खबरों की शुरुआत करूंगा सबसे पहले बिहार के दरभंगा से। बिहार के दरभंगा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है दर्शकों, और वजह है एक बच्ची का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया है। क्या अब योगी स्टाइल में एनकाउंटर होगा? दिखाइए पहली तस्वीर। ये आप देखिए, लोगों ने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, और इसी दौरान लोग उग्र हो गए। सुनवाइए जरा एम्बियंस। इधर आइए। भागे भागे भागे। लोगों ने पत्थरबाजी की दर्शकों। इधर देखिए, भीड़ ज्यादा, एनकाउंटर हो गई है। भीड़ का कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपी का एनकाउंटर होना चाहिए। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब दर्शकों, जब भीड़ ज्यादा उग्र हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए आप जरा, कैसे पुलिस वाले यहां पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। दिखाइए कैसे भीड़ को संभालने की कोशिश की गई। जब लाठीचार्ज हुआ तो भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई। दर्शक देख रहे हैं आप, यहाँ पत्थरबाजी होने लगी। दिखाइए जरा फुल फ्रेम और सुनवाइए वहां पर क्या हो रहा है। ये देखिए, जिस गाड़ी पे मैं बैठा था उसी गाड़ी पे पत्थरबाजी हो चुकी है। यहाँ बहुत हेवी पत्थरबाजी हो रही है। देखिए, बहुत तेजी से पत्थरबाजी हो रही है। मैं जिस गाड़ी में बैठा था उसको भी। अब दर्शकों बताता हूं, भीड़ ज्यादा उग्र हो गई। यहाँ पर आप देखिए, बसों में पत्थरबाजी की गई है, आगजनी की कोशिश की गई है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यानी दरभंगा में इस समय माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। रिक्वेस्ट है आप लोग से, रिक्वेस्ट है। लेकिन दर्शकों, बसों के कांच फूटे हुए हैं, आगजनी हो रही है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इतना उग्र प्रदर्शन क्यों? तो आपको बताएं, यहां पर बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, उसका मर्डर कर दिया है, और इसलिए परिवार वाले का कहना है कि हम इंसाफ की मांग करते हैं, फांसी दो या योगी स्टाइल में एनकाउंटर करो। अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। ये गुस्सा, ये आक्रोश उस जघन्य अपराध के खिलाफ है जिसे दरिंदे ने दरभंगा शहर में अंजाम दिया। 6 साल की मासूम से पहले रेप,
फिर मर्डर। अब भीड़ आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रही है। अब लोगों ने मांग तेज कर दी है, या तो आरोपी के भेजे में पीतल ठोको या फांसी के फंदे पर लटका दो। इस भीड़ की मांग यही है, या तो आरोपी को उनके हवाले कर दो या योगी फॉर्मूले से इलाज कर दो। जैसा उत्तर प्रदेश में होता है ठीक वैसा ही यमराज वाला टिकट काट दो। लड़की का रेप करके जो है फेंक दिया हुआ दीवार के काट में, लड़का पकड़ा गया, प्रशासन धर लिया, वो लड़का को छोड़ नहीं रहा। फांसी चाहिए घंटा के अंदर अंदर में, नहीं देगा तो हम लोग दे दे लड़का को हाथ में, हम लोग ये करें। गुस्सा भड़क रहा है, शहर धू-धू कर जल रहा है। ऐसे में सवाल ये, क्या दरभंगा में भड़के हिंसा की आग एनकाउंटर से बुझेगी? क्या योगी फॉर्मूले से बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी अगला कदम उठाने वाले हैं? लेकिन दर्शकों, आज आपको बताने वाला हूं दरभंगा में कैसे माहौल खराब हो गया है, और सवाल तो पुलिस पर भी उठ रहे हैं। क्या अब योगी स्टाइल से इलाज होगा? तमाम सवालों का जवाब इस तस्वीर में दर्शकों देखिए आप जरा। यहां आगजनी की जा रही है, देख रहे हैं आप। दरभंगा में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, आरोपी को खुद सजा देने के लिए भीड़ पुलिस थाने पहुंच गई और थाने का घेराव कर लिया। पुलिस पर जबरदस्त पत्थरबाजी भी की गई। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी। दरभंगा शहर में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। कर्फ्यू जैसे हालात हैं, भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। दरअसल लोगों की मांग है, या तो आरोपी को उनके हवाले कर दो या फिर रेप के बाद मर्डर करने वाले का एनकाउंटर किया जाए। इस मांग को लेकर महिलाएं भी सड़कों पर आ गई हैं। हालात बिगड़ता देख पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई बसों में तोड़फोड़ हुई और चक्का जाम भी करवाया गया। लेकिन चश्मदीद क्या कह रहे हैं दर्शकों, आपको बताऊं मैं। पुलिस ने बताया कि 3 बच्चियां तालाब किनारे खेल रही थी। तभी आरोपी ने उनमें से एक बच्ची को पकड़ लिया और इसके बाद बच्ची को अंधेरे में ले जाकर पहले दुष्कर्म किया, फिर क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी। घटना में शामिल आरोपी विकास महतो को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भीड़ का कहना है कि और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएसपी दरभंगा क्या कह रहे हैं इस घटना के बाद, सुनिए जरा। 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ, कि तुरंत हमने एफएसएल की टीम को सूचना दी और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे। और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेके पूछताछ किया, बट उस तब पता चला कि आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है। और डीएमसी पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है। माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन देके डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। अब दर्शकों, सवाल ये कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई है? क्या पहले से कोई तैयारी थी आरोपी की? लेकिन विरोध ज्यादा हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अगली तस्वीर दिखाइए। यहां विरोध ज्यादा हो रहा है और पुलिस से बहसबाजी भी हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे भी। लेकिन दर्शकों, यहां पर परिवार वाले और पूरा क्षेत्र यह कह रहा है कि हमें अब कार्रवाई चाहिए, या तो बुलडोजर चले या फिर एनकाउंटर किया जाए, वो भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्टाइल। दरभंगा की घटना के बाद बिहार सरकार निशाने पर आ गई है, लेकिन सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। इसके लिए बिहार में यूपी की तरह ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है। मंचलों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया गया है। माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है और दावा किया जा रहा है कि बिहार में क्राइम रेट में कमी आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में अपराध में कमी आई है, ये सरकार कह रही है। हत्या की घटना 8.3% की कमी का दावा करती है। बिहार में रेप और गैंगरेप की घटना 8.2% की कमी वहां पर देखी गई है। चोरी और डकैती की घटना में 26.9% की कमी देखी गई है। गंभीर हिंसक अपराध पिछले 25 साल में सबसे कम स्तर पर है। यही दावा बिहार के गृह मंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये दावे हैं, क्या वाकई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? क्योंकि लोगों का कहना है या तो एनकाउंटर करें या बुलडोजर चलाया जाए।
सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं इसके बाद। कोई भी हो बिहार में बचेगा नहीं, इतना कंफर्म रहिए। बिहार के अपराधी को मैंने शुरू में ही कहा है, आप अपने लिए अपना एक सेफ जगह खोज लीजिए, चले जाइए। आपने देखा बेंगलोर लोग छुपने के लिए चले जाते हैं, वहाँ भी हमारी पुलिस जा रही है। अपराधी कहीं भी होगा बिहार की पुलिस जाएगी और उनको पकड़कर जेल में डालेगी। दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। सीधे आपको लेकर चलता हूं यूपी, क्योंकि यूपी का कनेक्शन आज बंगाल से निकला है। बंगाल में बाबरी बनाने वाले हुमायूं को यूपी से चुनौती दी गई है। कहा है कि हम आएंगे और अब मुर्शिदाबाद में बाबरी जो बन रही है उस पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दिखाता हूं आपको पहली तस्वीर, ये आप देखिए। एक तरफ पोस्टर लगा हुआ है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, और इसके लिए हिंदूवादी संगठनों ने पोस्टर लगाया। तो ये ऐलान कर रहा है विश्व हिंदू परिषद कि हम आएंगे, और इधर आप देख रहे हैं ये पोस्टर लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं बंगाल की तस्वीर। बंगाल में बाबरी बन रही है, लेकिन अब वहां पर भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर ये ऐलान हुआ है तो क्या माहौल खराब हो सकता है, सवाल यही है दर्शकों। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं ये पोस्टर क्यों लगाया। आइए ये तस्वीर देखिए दर्शकों, ये है जो बाबरी बन रही है उसकी नींव रखी गई थी, और उसके बाद सबसे ताजा तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये हाल ही में वहां से तस्वीर आई है, देखिए आप, कंस्ट्रक्शन हो गया है, और इसलिए कहा जा रहा है अगर बाबरी बनेगी तो उसे भी तोड़ दिया जाएगा। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? सुना आपने, मौलाना कह रहे हैं बाबरी मस्जिद थी, और इधर आप देखिए, क्या बाबरी ब्रिगेड को डर है कि जैसा अयोध्या में हुआ था वैसा ही होगा? अगर ऐसा हुआ तो चुनावी साल में बंगाल में हालात बेकाबू हो सकते हैं। बाबू जी मुझको भूल गए क्या, बाबू जी मुझको भूल गए, लो दासी की खबर। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। हम मरने के लिए तैयार हैं, अपने सर को फाड़ दिए हैं। हमारे राम। अब दर्शकों आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ कलकत्ता में संतों पर लाठीचार्ज हुआ था, ये आपको तस्वीर हमने दिखाई थी। लेकिन अब 10 फरवरी का इंतजार है। क्या 10 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद कोई बड़ा प्रदर्शन करने वाला है? आज के पुलिस लाठीचार्ज अब दर्शकों अगर ऐसा हुआ तो सवाल कई सारे, क्या होगा बंगाल में? इधर आप एमपी में देखिए बुलडोजर चल रहा है, और इधर बाबरी पर वाकई में डर लगने लगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हिंदुओं ने कहा है कि हम आएंगे और बाबरी को तोड़ देंगे। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था। हम मरने के लिए तैयार हैं, अपने सर को फाड़ दिए हैं। अयोध्या के जैसे बंगाल की बाबरी पर अब कार सेवा के बादल मंडराने लगे। राम भक्तों की हुंकार यूपी से बंगाल तक सुनाई दे रही है। बंगाल बाबरी पर योगी के यूपी से वो ऐलान हुआ कि बाबरी ब्रिगेड की छाती पर मानो किसी ने मूंग दल दी। हम लोग 10 तारीख को निकले और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें। हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। इस उद्घोष के बाद अयोध्या की गलियों की यादें फिर से ताजा हो गई हैं।
कार सेवकों के चेहरे अनायास ही आंखों में कौंधने लगे हैं, जैसे कह रहे हो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बाबरी पर हिंदुओं के ऐलान से बंगाल का सियासी पारा हाई है, क्योंकि चुनावी साल और ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई है। आज यूपी से बंगाल तक बिछाए जा रहे इस सियासी दांव को समझेंगे। दर्शकों, ये समझना पड़ेगा आपको, चुनावी साल में ये सब क्यों हो रहा है। पहले आपको बताता हूं जो पोस्टर लगा है उसके पीछे की रणनीति क्या है। ये आप देखिए, यही है वो पोस्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बंगाल बाबरी पर एक बार फिर सनातनी संग्राम तेज हो गया है। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि यूपी के लखनऊ में बंगाल बाबरी गिराने का ऐलान किया गया है। दर्शकों, लखनऊ में आज प्रमुख चौराहे पर अचानक ये पोस्टर लगा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पोस्टर में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बातें लिखी गई हैं। इस पर विवाद बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद ने 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद कूच करने का ऐलान भी कर दिया है। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। पोस्टर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी तस्वीर लगी हुई है। लखनऊ में लगे इस पोस्टर से बंगाल का सियासी तापमान बढ़ गया है दर्शकों, क्योंकि इससे पहले भी हिंदू संगठनों ने बंगाल कूच का ऐलान किया था। अगर 10 फरवरी को हिंदू बंगाल कूच करते हैं तो अयोध्या जैसा मंजर दिख सकता है, क्योंकि हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम वाली धमकी दी थी। ऐसे में बाबरी को लेकर अगर आंदोलन हुआ तो टकराव हिंसक हो सकता है। दरअसल दिसंबर में हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में बंगाल में बाबरी की नींव रखी और 11 फरवरी से बंगाल बाबरी का निर्माण शुरू होने वाला है। बाबरी के निर्माण के लिए 5 करोड़ से ज्यादा का चंदा भी इकट्ठा हो चुका है, लेकिन निर्माण की तारीख से पहले हिंदुओं ने उसके विध्वंस का ऐलान कर दिया है। यानी बंगाल में आने वाले दिनों में भारी टकराव और बवाल की आशंका है, और ये चुनाव से पहले है। दर्शकों, आप सोचिए जरा, अगर ऐसा हुआ तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। सुनिए जरा हिंदू संगठन क्या कह रहे हैं। जितने सनातनी भाई हैं देश में, आज वहां पर हम सभी लोग तैयारी कर लें कि हम लोग 10 तारीख को निकलें और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें, और साथ में अगर स्थिति अगर वो आएगी तो हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां के मुख्यमंत्री जो हिंदुओं के विरोधी सरकार चल रही है उसको भी उखाड़ फेंकना है, क्योंकि आज हमारे हिंदू नहीं है, सनातन नहीं है, तो हमारा देश भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को न बचना चाहिए न कटने की स्थिति पैदा करनी चाहिए। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचे। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं हमारे सहयोगी आदर्श की रिपोर्ट, जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, और ये पोस्टर किसने लगाया, कैसे लगाया, कब लगाया, सुनिए जरा। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, और पोस्टर में खासतौर पर लिखा गया है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। इसमें ममता बनर्जी और दूसरे लोगों की तस्वीर लगाई गई है, और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का आर पार, और हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इस तरीके का पोस्टर लगाया गया है। काफ़ी बड़ा पोस्टर शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक हजरतगंज चौराहे पर यह लगाया गया है, और खासतौर पर 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलने की अपील की जा रही है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर तमाम खबरें पश्चिम बंगाल से आती हैं, उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया है। अब दर्शकों, मैं आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि जब से बंगाल में बाबरी का ऐलान हुआ है तब से हिंदू विरोध कर रहे हैं। पहले यहां गीता पाठ हुआ था, आपको याद है ना, वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बड़े बड़े साधु संत पहुंचे थे, और अब विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि हम बाबरी को गिरा देंगे। यानी हिंदुओं को बंगाल बाबरी पच नहीं रही है। अब सवाल ये कि जब बाबरी मस्जिद से कोई परेशानी नहीं है, नाम से परेशानी है, बाबरी नाम से, और इसे लेकर हमने मुस्लिमों से भी बात की, हिंदुओं से भी बात की। दोनों क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। और वहां पे जो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई है उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसको गिराएंगे। इस तरह के देश को तोड़ने में अरे मस्जिद बनाइए, कौन रोकता है आपको, कहीं भी बनाइए, लेकिन आप ये कहिए कि बाबर के नाम पे मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे। जो 500 साल पुराना
विवाद किसी तरह से कैसे न्यायपूर्ण तरीके से उसका समाधान न्यायालय ने निकाला, उसके बाद यहाँ राम मंदिर बनाया गया। पुनः ऐसी समस्या को पैदा करना आज की परिस्थितियों में अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरा हिंदू समुदाय इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद को बनने नहीं देगा। अगर ये जबरदस्ती ममता सरकार उसको बाबरी मस्जिद बनाने के लिए फिर से भूमि आवंटित करती है और जाकर उनको बनवाती है, तो कार्य सेवक फिर से पुनः वहाँ पहुँच करके उसी तरीके से उसी मस्जिद को फिर से पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे और ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हम जैसे लोग वहाँ पे, जनता लोग वहाँ पहुँच के ध्वस्त कर देंगे उस बाबरी मस्जिद को। अब दर्शकों, ये हठधर्मिता नहीं है तो क्या है? इसीलिए सवाल गंभीर होता जा रहा है कि आखिर इस मसले पर होगा क्या। लेकिन एक बात तो तय है, चुनाव से पहले ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ेगी दर्शकों, आपको बताता हूं। क्योंकि पूरी लाइमलाइट इस समय हुमायूं और बाबरी पर आ गई है। बाबरी का मुद्दा सीएम ममता के सियासी सफर पर ग्रहण लगा सकता है। बंगाल की कुल आबादी में तकरीबन 27 से 30% मुस्लिम समुदाय है और मुस्लिम आबादी बांग्लादेश सीमा के पास वाले कई जिलों में अधिक केंद्रित है, जिसमें मुर्शिदाबाद हो गया जहां बाबरी बन रही है, मालदा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिले मुस्लिम बहुल इलाके में हैं। इन जिलों में लगभग आधे से ज्यादा विधानसभा सीटें मुस्लिम वोटर्स का बोलबाला दिखाती हैं। बंगाल की 80 से 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पिछले चुनावों में मुस्लिम वोटों का अधिकांश समर्थन टीएमसी को मिला था। आपको बताएं, 2021 के चुनाव में टीएमसी को लगभग 70% मुस्लिम वोट मिले, लेकिन 2026 में मुस्लिम वोट बंटने या अलग होने पर चुनावी तस्वीर बदल सकती है और हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम जैसे विकल्प मुस्लिम वोट को विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर मुस्लिम वोट बटे तो टीएमसी को ऐतिहासिक झटका लगेगा, यह आप मानिए दर्शकों। जबकि हिंदू वोट बीजेपी की ओर स्विंग होने पर उसकी सीटें बढ़ सकती हैं। राजनीतिक पंडित, एक्सपर्ट्स इसलिए बंगाल में बाबरी का मुद्दा गेम चेंजर बताते हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण हमेशा नतीजों में बड़े उलटफेर का कारण बनता है। बीजेपी बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों पर ही अक्सर चुनौती फेस करती है। अगर मुस्लिम वोट विभाजित हुआ तो सत्ताधारी टीएमसी को लाभ नहीं मिलेगा। यानी 10 फरवरी को बाबरी विध्वंस करने हिंदू निकले तो सियासी संग्राम होना भी आप तय मानिए दर्शकों। और इसे लेकर अभी से बयानबाजी शुरू हो गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। बंगाल चुनाव की घोषणा होने वाली है और उसके साथ ही 5 विधानसभाओं की चुनाव की घोषणा हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव है तो इसमें धर्म तो आना ही आना है, तो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स इसमें आनी है, क्योंकि जो बंगाल है, बंगाल में मुस्लिम बहुत बड़ी उनकी आबादी है और उसके साथ साथ जो बांग्लादेशी वहाँ घुसपैठ का जो मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा है। तो यूपी से अगर आवाज़ आई है तो आवाज़ सीधे कलकत्ता जाएगी और चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा बाबरी मस्जिद को लेकर, क्योंकि बंगाल में भी टीएमसी के एक नेता ने बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाने की घोषणा कर दी है और उन लोगों से चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं और उनके लिए संविधान भी कर रहे हैं, यानी लोगों से वहाँ काम भी करवा रहे हैं। तो मुद्दा बनेगा और SIR में हमको बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। हुमायूं बाबरी मस्जिद शायद मुर्शिदाबाद में बना रहा है, तो हिंदुओं को चाहिए कि उस अपमान का बदला ले। हम कुछ काली सैनिकों को भी लखनऊ से उनके साथ भेजेंगे कि जाकर के उस बाबरी मस्जिद को, जिस बाबर का नाम हमने मिटा दिया, उसको फिर से पुनर्जीवित करने की साजिश बंगाल में हो रही है और ये साजिश हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। भारत में जब भी बाबरी बनेगी उसको विध्वंस करने का कार्य अवश्य किया जाएगा। तो बाबर की औलादें जितनी भी बाबरी बना लें, उनको कार सेवकों ने हमेशा विध्वंस किया है, तो कार सेवा पुनः करने को तैयारी की जा रही है और कार सेवा की जाएगी। हुमायूं कबीर ने जो एक बात कही है कि वो पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद बना रहे हैं जो बाबरी मस्जिद के नाम से है और जिसका शिलान्यास 11 फरवरी को रखने की बात कर रहे हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि अब आप हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब न कीजिए, अपनी एक आइडेंटिटी के लिए एक झूठी और फर्जी नाम नमूद के वास्ते मज़हब का सहारा ना लीजिए। और ये बात बिल्कुल गलत है। आप मस्जिद बनाइए, ज़रूर बनाइए, मगर बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाने का क्या तुक है? इस तरीके से देश के माहौल को ख़राब ना कीजिए, हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब ना कीजिए।
अब दर्शकों आपको बताऊं, बंगाल में तो विवाद हो रहा है, लेकिन मुंबई में ओवैसी का ख्वाब पूरा हो रहा है। आप कहेंगे कौन सा ख्वाब? याद दिलाता हूं, बुर्के वाली मेयर का ख्वाब। लेकिन इसे ओवैसी ने पूरा नहीं किया है दर्शकों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। दिखाता हूं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, मालेगांव में बुर्के वाली मेयर बनी है और ये ओवैसी ने कहा कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बननी चाहिए और मेयर भी बनेगी, और ये भविष्यवाणी सच हो गई है। लेकिन दर्शकों, इसमें ओवैसी ने क्या कहा था, पहले आपको वो याद दिला देता हूं। उनका ख्वाब था, उन्होंने मंच से कहा था, यही है वो मंच। सुनिए जरा ओवैसी ने क्या कहा था। वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, इधर बड़ी तस्वीर, ये ओवैसी ने कहा तो इधर सैर शेख ने कहा कि हम उमरा को हरा कर देंगे। सुनिए जरा, ये AIMIM की पार्षद है, सुनवाइए जरा। वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। जैसे हिंदी में कहते हैं, भागते भूत की लंगोटी भली। ओवैसी भाईजान और उनकी बुर्के वाले प्लान का हाल कुछ वही हुआ। PM न सही, मेयर तो बुर्के वाली बन ही गई। भले ही मुंबई को हरा रंग में रंगने वाले वहां भगवा रंग चढ़ता देख रहे हो। इन नारों से जलती सैर शेख को भी मालेगांव पर हरा रंग चढ़ता देख राहत जरूर मिली होगी। मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। हो भी क्यों ना, ओवैसी का बुर्के वाला सपना जो पूरा हो गया, भले ही इस सपने को कांग्रेस और सपा ने मिलकर पूरा किया हो, क्योंकि मालेगांव में अब मेयर बुर्के वाली है। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि ख्वाब तो ओवैसी ने देखा और ख्वाब पूरा किसने किया? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब पूरा कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ओवैसी का बुर्के वाली मेयर का सपना पूरा हो चुका है दर्शकों, वो भी समाजवादी पार्टी ने पूरा किया है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी की नसरीन बानो मेयर बनी है, यही है नसरीन बानो। हालांकि ओवैसी की पार्टी चाहकर भी खुद का मेयर नहीं बना पाई। आपको बताऊं मैं, बुर्के वाली मेयर चुनने में AIMIM ने वोट तक नहीं किया, जो बताता है कि ओवैसी का मुस्लिम प्रेम कितना बड़ा छलावा निकला। दरअसल मालेगांव में इस्लाम पार्टी ने सबसे ज्यादा 35 सीट जीती और ओवैसी की AIMIM ने यहां 21 सीटें जीती, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन बुर्के वाली मेयर अखिलेश यादव की वजह से बन पाई दर्शकों। अखिलेश की सपा ने नसरीन बानो को समर्थन देकर उन्हें मेयर बनाया, यानी ओवैसी ने बुर्के वाली मेयर का जो सपना देखा उसे अखिलेश ने पूरा किया। ओवैसी ने चंद दिन पहले कहा था एक दिन बुर्के वाली देश की PM बनेगी, जबकि AIMIM के नेता सैर शेख ने मुमरा को हरा करने की बात कही थी। और अब मुंबई पर हरे की जगह नतीजों ने भगवा रंग चढ़ा दिया है, सपनों पर पानी फेर दिया है। लेकिन मालेगांव में यह सपना पूरा हुआ है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वो है, ये मुमरा को भगवा करने हरा करने की चाहत रखते थे, लेकिन पूरा भगवा हो गया। सुनाइए जरा एम्बियंस। की
देखा दर्शकों आप, यानी ख्वाब अधूरा भी हुआ लेकिन थोड़ा बहुत पूरा भी हो गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आपको दिखा रहा हूं। इटली में इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और विंटर ओलंपिक्स से पहले यह विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए इधर। इटली में ओलंपिक के आयोजन के दौरान विरोध हो गया, बवाल हो गया। देखिए आप जरा, आगजनी हो गई। दिखाइए फुल फ्रेम, एम्बेन सुनाइए। प्रदर्शनकारियों ने जहां पर एथलीट्स रुके हुए हैं वहां पर पटाखे जला दिए और वो भी बड़ी संख्या में। आप देखिए, सुनवाइए। अब आपको बताएं दर्शकों, जैसे ही पटाखे चलाए गए ये जानलेवा हमला था। एथलीट्स परेशान हो गए, वहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। दिखाइए जरा फुल फ्रेम से भी। अब दर्शकों, जो हिंसक भीड़ थी जो पटाखे छोड़ रही थी उस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। यानी मेलोनी ने आदेश दे दिया पुलिस को हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए। अब दर्शकों, दावा यह किया जा रहा है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसमें फिलिस्तीन के लोग। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है दर्शकों। प्रदर्शन में फिलिस्तीन के समर्थकों ने क्या बवाल खड़ा किया, इसकी भी जांच की जा रही है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, फिलिस्तीन के समर्थकों पर क्यों इल्जाम लगा? क्योंकि जब इजराइल का प्रतिनिधि मंडल आया तो उनका विरोध किया गया है। क्या इजराइल का प्रतिनिधि मंडल जिन्होंने विरोध किया है वही लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे? इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त जॉर्जिया मेलोनी का शहर हिंसा की आग में सुलग रहा है। इटली के मिलान में आयोजन ओलंपिक का हो रहा है, लेकिन हिंसक भीड़ पूरे शहर में आतंक मचा रही है। जिस ओलंपिक विलेज में 1,500 एथलीट ठहरे हैं, जो जगह आयोजन हो रहा है, ठीक उसी के पास हजारों की भीड़ हिंसक प्रदर्शन कर रही है। पुलिस पर पटाखे और आंसू बम के गोले दागे जा रहे हैं। ओलंपिक के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इन नकाबपोश प्रदर्शनकारियों के पीछे क्या फिलिस्तीन समर्थक हैं जो 1 महीने पहले इटली को सुलगा चुके हैं, या फिर यह जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि ओलंपिक खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेलोनी के कंधों पर है और तमाम देशों के एथलीट अभी इटली में मौजूद हैं। दर्शकों, ये बड़ी बात है क्योंकि कई सारे देश वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन एकाएक इतना बड़ा हमला आखिर क्यों किया जा रहा है एथलीट्स पर?
ओलंपिक की तैयारियों के बीच इटली में बवाल मचा हुआ है। इटली के मिलान में हिंसक भीड़ सड़कों पर उतर चुकी है। जिस होटल में एथलीट ठहरे हुए हैं उसे निशाना बनाया जा रहा है। बम, पटाखे और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और आपको यह जानकारी दे दें, इसकी वजह से मिलान शहर में विरोध की चिंगारी भड़क गई है। दावा यह कि नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया है। इसमें कुछ फिलिस्तीन के समर्थक भी हैं जो पहले भी इटली में मेलोनी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन इस बार इटली में सवाल उन एथलीट्स की सुरक्षा का है जो शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक में भाग लेने के लिए मिलान पहुंचे हैं। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इटली में हैं और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मिलान यात्रा में शामिल हो रहे थे। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और पटाखों से हमला करने लगी, जिसके बाद फौरन पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओलंपिक से पर्यावरण को नुकसान होगा, लेकिन इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे बहुत बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। अब सोचिए, जो पर्यावरण को लेकर सवाल उठा रहे हैं वही पटाखे जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इटली की एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने आप को बड़ी ओपन सोसाइटी समझते हैं, अभी भी अपने आप को बड़े लिबरल और ओपन मानते हैं। बहुत सारे मुसलमान लोग वहां रहते हैं, उनकी कौम बढ़ती जा रही है। एक समस्या जिसको मैं समझ नहीं पाता, अगर हमास और इजराइल के बीच में कोई तनाव है तो उसको एक रिलीजियस कलर क्यों दे दें? ये क्यों कहते हैं कि यहूदियों के बीच और मुसलमानों के बीच ये जंग? ये नहीं है, ये इजराइल और आतंकियों के बीच का जंग है, लेकिन इस्लाम उसे मिस इंटरप्रेट करता है। तो अब इटली को समझ आ रहा है कि जो कुछ वहां हो रहा है वो सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, इसके बाद मेरा मानना है, क्योंकि मैं इटली के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अच्छी तरह से मैं जानता हूं, इन द सेंस मैंने पढ़ा है, देखा है, सुनने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर और शहबाज की टेंशन बढ़ती जा रही है। वहां पर प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, इसलिए कहा जा रहा है रेजा रेजा मरेगा। और ये हमने कौन कह रहा है, बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, सुरक्षा बलों और लोगों के बीच भारी बवाल हो रहा है और संघर्ष चल रहा है क्वेटा बलूचिस्तान में। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। कैसे आप देख रहे हैं, यहां पर मुनीर ने अपने सेना को उतार दिया है, पुलिस को उतार दिया और वो बलूच के नागरिकों पर हमला कर रहे हैं गोलियों से। सुनवाइए जरा कैसी फायरिंग हो रही है। गाड़ी शीशा टूट गया, आगे हो गया, सब मूवी करो आगे से। और यहां पर आप देखिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े जा रहे हैं। यानी इस समय बलूचिस्तान में प्रदर्शन काफी ज्यादा तेज हो गया है। सुनवाइए जरा। दर्शकों, इसके बाद बलूच के लड़ाके अब हावी पड़ गए। देख रहे हैं यहाँ पे, जब बलूच के लड़ाकों पर हमला किया गया उसके बाद बैकफायर किया ये मुनीर की आर्मी पर और मुनीर की फौज भागने लगी है। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये तस्वीर याद होगी। यानी अभी बलूचिस्तान में कैसे हाहाकार मचा हुआ है ये मुनीर देख रहा है और उसके आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही कुटाई हुई थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर
पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जहर बन गए दर्शकों, क्योंकि अब इनसे पाकिस्तान संभल नहीं रहा है और मुनीर ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ ये तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि इस समय पाकिस्तान में हालात क्या हैं और आतंकी कैसे रोने लगे हैं, कैसे आंसू निकल रहे हैं। मुनीर से बलूचिस्तान नहीं संभल रहा। बलूच लड़ाके हर दिन मुनीर के जवानों का शिकार कर रहे हैं। राजधानी इस्लामाबाद में मस्जिद में धमाके हो रहे हैं, लेकिन मुनीर गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धुआं कर दिया था, तब जिहादी मुनीर ने भारत के खिलाफ गजवाए हिंद का ऐलान किया था। ये खुलासा खुद जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने किया है। जब जंग छिड़ गई, असलेहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए, सिपह सलार ने ऐलान कर दिया कि ये गज़वातुल हिंद है, ये बुनियादुल महसूस है। मुनीर का गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह से आतंकियों का खात्मा किया था, मसूद अजहर के आतंकी उसे याद कर रेजा रेजा चिल्लाने लगे थे। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। दर्शकों, आतंकियों में तो खौफ है और इस खौफ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। लाहौर में भगवाई भगवा हो रहा है, ये देखिए आप तस्वीर। कोई कितना ही प्लान कर ले, वहां पर आप देख रहे हैं लाहौर में सब कुछ भगवा हो गया है। बसंत की छटा दिख रही है दर्शकों। मुनीर और शहबाज क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ आतंकियों की फौज और दूसरी तरफ बलूचिस्तान और टीटीपी का आतंक। लेकिन दर्शकों, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी वो चौंकाने वाली भी है, क्योंकि एक तरफ ये गजवाए हिंद की बात करते हैं, लेकिन लाहौर में तो भगवाए लाहौर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान में खौफ का माहौल था, दुनिया जानती है, और भारत ने जिस तरह ताबड़तोड़ प्रहार किया था, उससे निपटने के लिए मुनीर ने धार्मिक युद्ध का ऐलान किया था। मुनीर ने भारत के साथ संघर्ष को गजवाए हिंद कहा था। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर ने यह दावा किया है 5 फरवरी को पाक के रावलकोट में आतंकियों की बैठक हुई। इस दौरान जैश कमांडर इलियास कश्मीरी ने कहा, जब भारत के साथ जंग छिड़ गई थी, टैंक आमने सामने आ गए थे, फाइटर जेट टकरा रहे थे, तब असीम मुनीर ने गजवाए हिंद का ऐलान किया। जैश कमांडर ने भारत के खिलाफ जिहाद की बात दोहराई, कहा सरकार साथ दे या ना दे, हम जिहाद करेंगे। और मुनीर का गजवाए हिंद प्लान क्या है दर्शकों? गजवाए का अर्थ है इस्लाम की सत्ता कायम करना। इसके लिए कट्टरपंथी जंग और जिहाद छेड़ने की बात करते हैं। जंग में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी का दर्जा देते हैं। मकसद पूरे हिंदुस्तान पर गाजी की सत्ता की स्थापना करना है। इसी मकसद से मुनीर आतंकियों को ट्रेनिंग दिलवा रहा है, जगह जगह पर आतंकियों के नए अड्डे बनवा रहा है, महिलाओं और बच्चों को आतंकी मशीनरी बना रहा है। पहलगाम हमला भी मुनीर की इसी प्लानिंग का हिस्सा था। पहलगाम अटैक हिंदुओं को मारकर आतंक फैलाना था, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को ऐसे मारा। मसूद अजहर के आतंकी आज भी रेजा रेजा को याद करते हैं। भारतीय सेना मुल्ला मुनीर का यही हाल करने की तैयारी में है। लेकिन दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मंचों से भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। सुनिए जरा। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। अब दर्शकों, सवाल ये कि जब पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है, आतंकियों को पालता पोसता है,
तो फिर तो एक्शन लेना होगा। लेकिन दर्शकों, आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं। भारत अपना डिफेंस सिस्टम भी मजबूत कर रहा है ऐसे ही दुश्मनों से निपटने के लिए। ये आप देख रहे हैं, आर्मेनिया में दुनिया ने भारत का दम देखा है, जहां पिनाका और आकाश डिफेंस सिस्टम की ताकत आपके सामने। सुनवाइए जरा। और दर्शकों, इधर आप भारत के जवानों को देख, आपकी सुरक्षा में माइनस में तापमान है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना के जवान आपकी सुरक्षा में तैनात खड़े हुए हैं। छोटे छोटे कदम से डाउन। लेकिन दर्शकों, अब सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का गला अब सूख जाएगा। अब पानी पूरी तरह से बंद होने वाला है, क्योंकि चिनाब पर हाइड्रो प्रोजेक्ट की पूरी तैयारी है भारत की। और दर्शकों, पाकिस्तान को पहले ही पानी देने से इनकार किया गया, जल संधि को खत्म किया गया। लेकिन अब खबर यह है कि पूरी तरह से प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू होने वाला है। जानकारी आपको देता हूं दर्शकों, भारत ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। खबर आई है, सिंधु समझौते को निलंबित करने के बाद पहली परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। सरकारी कंपनी NHPC ने टेंडर जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द ही परियोजना पर काम शुरू होने वाला है। परियोजना जम्मू कश्मीर के उधमपुर रामबन जिले में स्थित होगी। परियोजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 1406 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। दूसरे चरण में 450 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और परियोजना को पूरा करने में 9 साल का समय लगेगा। परियोजना के दौरान टनल और डैम बनाए जाएंगे, जिससे पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके। इसको लेकर पाकिस्तान की टेंशन अभी से बढ़ गई है। चिनाब नदी सिंधु बेसिन का हिस्सा है और इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा माना जाता है। पाकिस्तान को 75% पानी भारत से जाने वाली नदियों से मिलता है और पाकिस्तान की 90% खेती इसी पानी पर निर्भर है। पाक के 10 में से 9 लोगों का जीवन इसी पानी से चलता है। नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से पाक का पानी रुक जाएगा। आतंकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने वाला है। लेकिन दर्शकों, यह आसान भी नहीं है, लेकिन इस पर अभी से काम शुरू हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है, उसे सस्पेंशन पर डाला हुआ है। और अगर सिंधु नदी की बात करी जाए तो उस संधि को ठंडे बस्ते में डालने का एक जो रिजॉल्व भारत ने लिया है, वो सीधे सीधे पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा। और स्पेशली अब तो 5,000 से भी ज़्यादा करोड़ का जो प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है, दैट शुड बी कंसर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को बहुत वरीड होना चाहिए, क्योंकि सिंध प्रांत में अब बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो कितना भी ह्यूमैनिटेरियन रखा जाए, अगर पानी से रिलेटेड कुछ भी भारत करेगा, वो सीधे सीधे उस पानी के फ्लो को इफेक्ट करेगा। पाकिस्तान में वो पानी कम जाएगा। वो बनता भी है, क्योंकि उनका जायज़ उस पर हक भी नहीं है। बट उससे भी बड़ी बात ये होगी कि अगर इस तरह की कोई भी स्टेप होती है, तो ये निश्चित है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर अफेक्ट होगी, इकॉनमी अफेक्ट होगी, पानी की जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। मैं तो ये भी कहूँगा कि इवन पीने के पानी से रिलेटेड भी वहाँ काफ़ी तकलीफें आने वाली हैं। दर्शकों, मरियम ने ऐलान कर दिया है कि 10 साल की सजा होगी। लेकिन ये पाकिस्तान में ढक्कन चोर कहाँ से आया दर्शकों? आइए जरा मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। पाकिस्तान की कंगाली का हाल अब दुनिया से छिपा नहीं है दर्शकों, आप भी देख लीजिए। गरीबी का आलम यह है कि लोग गटर के ढक्कन तक नहीं छोड़ रहे। राशन खरीदने के लिए पाकिस्तानी लोग ढक्कन चुराकर बेच रहे हैं। ढक्कन चोरों से परेशान होकर मरियम नवाज ने गजब का कानून बना दिया। अब ढक्कन चुराने, बेचने या खरीदने पर 1 से 10 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर उस गटर में गिरकर कोई मरा तो सजा 10 साल की होगी। यानी पाक में अब गटर भी सुरक्षित नहीं, उनके लिए भी कानून बनाना पड़ा। पंजाब सीएम मरियम नवाज ने बाकायदा इसके लिए कानून बनाने का ऐलान किया है। दरअसल लाहौर और सिंध में गटर में गिरने से कई मौत हो चुकी है और लाहौर में महिला और उसके बेटे की गटर में गिरने से मौत की खबर भी है। पाक के सरगोदा में एक बच्चा खुले नाले में गिरकर मरते मरते बचा। कराची के मैनहोल में गिरकर बच्चे की मौत के बाद बड़ा आंदोलन भी हुआ।
यानी पाकिस्तान में गटर और उसके ढक्कन नेशनल इमरजेंसी जैसा मुद्दा बन गए। सोचिए आप, इन्हीं ढक्कनों को बचाने के लिए अब मरियम सख्त कानून लगाने वाली है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तो खुदारा गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा गटरों के ढक्कन चोरी ना करें। पाकिस्तान का ये हाल है, अब आप सोचिए कैसा देश है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जो सियासत में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने, कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई, उन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। असम में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार पाकिस्तानियों के लिए कह रहे हैं कि हम काले हैं। अब दर्शकों आपको बताता हूं मैं, हिमंता बिस्वा शर्मा तो वीडियो जारी कर रहे हैं, बीजेपी जारी कर रही है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं गौरव गोगोई की पत्नी पर, और वो गौरव गोगोई को भी देशद्रोही बता रहे हैं। गौरव गोगोई ने और उनकी पत्नी ने भी बहुत कुछ कहा है, आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले गौरव गोगोई को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है पहले जरा सुनवाता हूं, सुनवाइए। वो डरने वाला नहीं है, वो अच्छा बात है, ठीक है। हमारा भी किसी को डरवाने का मकसद नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा, जो झूठ है वो झूठी रहेगा। गौरव गोगोई पाकिस्तान का एजेंट है, उनका बीबी भी पाकिस्तानी है, और मैं आपका सामने बोल रहा हूँ, उसका हिम्मत है तो जाके मेरा ऊपर केस करे। अब दर्शकों ये विवाद शुरू होता है इस तस्वीर से। आप देखिए, ये तस्वीर है गौरव गोगोई की और ये हैं पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित। अब हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि आप क्यों 2011 में यहां पहुंचे थे, 10 दिन पाकिस्तान में क्यों रुके थे, देश की जनता को बताइए। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, पाकिस्तानी उनकी जो पत्नी है उन पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी पत्नी पाकिस्तानी, आप क्यों रुके थे, ये तो बताना ही पड़ेगा। और वो तौकीर शेख के संपर्क में आई हैं, ऐसे भी गंभीर आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन इसे लेकर गौरव गोगोई ने भी आज सवाल पूछा, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। To the only thing he knows which is lies, lies and more lies, complete bogus. To the only thing he knows which is lies, lies and more lies, complete bogus. To the only thing he knows which is lies, lies and more lies, complete bogus. अब गौरव गोगोई तो कह रहे हैं कि आरोप ठीक नहीं है, इनमें कोई दम नहीं, लेकिन सवाल ये कि गौरव गोगोई क्यों गए थे। अब इसी को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा मुद्दा बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको बताता हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई को पाकिस्तान का एजेंट बताया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को पाकिस्तानी एजेंट बताया है। अब कहा कि असम सरकार गौरव गोगोई का मामला गृह मंत्रालय को भेजने वाली है। हिमंता ने कहा असम कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भी पास कर दिया है, मंजूर कर दिया है। असम सीएम हिमंता ने गौरव और एलिजाबेथ पर देशद्रोह का आरोप लगाया। कहा दोनों पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के करीबी हैं। हिमंता के मुताबिक एलिजाबेथ को पाकिस्तानी फर्म ने नौकरी दी। और आपको जानकारी दें, मार्च 2011 से मार्च 2012 तक एलिजाबेथ पाकिस्तान में ही काम करती थी। फिर एलिजाबेथ को खुफिया जानकारी के लिए भारत ट्रांसफर कर दिया गया। आगे वो कहते हैं भारतीय फर्म में काम करते हुए एलिजाबेथ 6 बार इस्लामाबाद गई। हिमंता ने दावा किया तौकीर 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आए। अली तौकीर का मकसद दुनिया में भारत विरोधी नैरेटिव तैयार करना था। यही नहीं, असम सीएम ने कहा इस टारगेट में उसकी मदद एलिजाबेथ कर रही थी। और इतना ही नहीं, हिमंता ने गौरव से पूछा कि वो पाकिस्तान में 10 दिन क्यों रह रहे थे। साल 2013 में गौरव गोगोई पाकिस्तान गए। इस दौरान उन्होंने क्या कोई ट्रेनिंग ली? हिमंता के इस आरोप को गौरव गोगोई ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और कांग्रेस सांसद ने कहा कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से हिमंता घबरा गए। हालांकि हिमंता के इस आरोप पर गोगोई ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। इधर हिमंता ने कहा कि उनके पास हर आरोप के
पुख्ता सबूत हैं। अगर गौरव का ये झूठ उनको लगता है कि ये झूठ है तो वो मेरे खिलाफ केस भी कर सकते हैं। अब सुनिए दोनों क्या कह रहे हैं, सुनवाइए। Gaurav Gogoi's wife worked initially in Pakistan. गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान में एक संस्था में काम करती थी। शादी के बाद उन्होंने भारत में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से वेतन मिल रहा। भारत में बैठकर एक दुश्मन देश से वेतन लेते रहना चिंता का विषय है। उन्होंने 9 बार पाकिस्तान का दौरा किया है। वे गौरव गोगोई को भी पाकिस्तान लेकर गई थी। भारत का एक सांसद पाकिस्तान में 10 दिन कैसे बिता सकता है? हमने ये सवाल पूछे हैं। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को आप आकस्मिक टिप्पणी से नहीं टाल सकते। ऑन नेशनल स्टेज मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मंच पर खुद को शर्मिंदा किया है। 2.5 घंटे लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी वो वहां मौजूद पत्रकारों को स्पष्ट नहीं बता पाए। अगर आप पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों को सुने तो वो भी संतुष्ट नहीं हुए, और इसलिए मुख्यमंत्री सोचते हैं कि असम के लोगों में कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें असम के लोगों का सम्मान करना चाहिए। असम के लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा धोखेबाज मुख्यमंत्री कौन है। अब दर्शकों, इसको लेकर बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरह से तैयार है। देखिए, एक वीडियो भी जारी किया है। असम बीजेपी ने वीडियो जारी किया है, सुनवाइए जरा, इसे दिखाइए। ऑन डेवलपमेंट वर्ष 2014 उसी साल लीक हुई थी एक गोपनीय आईबी रिपोर्ट, इम्पैक्ट ऑफ एनजीओज ऑन डेवलपमेंट, जिसमें खुलासा हुआ कि कुछ विदेशी फंड से चलने वाले एनजीओज भारत की विकास परियोजनाओं में रोड़े अटका रहे हैं और देश की जीडीपी को 2 से 3% तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट लीक कैसे हुई, आज तक रहस्य है, पर उससे पहले ही एलिजाबेथ कॉलबर्न गोगोई ने वही डेटा ईमेल से भेज दिया था अली तौकीर शेख को। और आपको जानकर हैरानी होगी, उसी समय एलिजाबेथ को हर महीने मिल रही थी 5 लाख रुपए की सैलरी, वो भी पाकिस्तानी फंड से। और तो और एक ही साल में 9 बार पाकिस्तान यात्रा। ये गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दर्शकों, एलिजाबेथ कौन है जिनको लेकर बीजेपी और हिमंता आरोप लगा रहे हैं? आइए आपको जानकारी देते हैं। एलिजाबेथ कोलबर्न कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। गौरव गोगोई से उनकी मुलाकात 2010 में हुई। दोनों संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में इंटर्नशिप कर रहे थे। साल 2013 में गौरव और एलिजाबेथ की शादी हुई। गौरव की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ब्रिटिश नागरिक हैं। सीएम हिमंता ने पूछा, एलिजाबेथ ने भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली? नियम के मुताबिक शादी के 6 महीने बाद ही नागरिकता लेनी होती है। शादी के 12 साल बाद बीत जाने के बाद भी नागरिकता पर चुप्पी क्यों है? असम बीजेपी ने वीडियो जारी किया जो हमने आपको दिखाया, और उसमें एलिजाबेथ पर संदेह जताया गया है। एलिजाबेथ पर देश की अहम जानकारियों को लीक करने का आरोप लगाया है। असम बीजेपी के मुताबिक जानकारी के बदले पाक से मोटी रकम मिली। हालांकि गौरव गोगोई ने इस मुद्दे पर जवाब दिया और कहा कि यह चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कहा, अगर उनकी पत्नी आईएसआई एजेंट हैं तो मैं भी रॉ का एजेंट हूं। गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, रफीकुल इस्लाम क्या कह रहे हैं, सुनिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ बहुत ही गंभीर और चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई की धर्मपत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न, इनके रिश्ते पाकिस्तान में जो पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के एडवाइजर हैं अली तौकीर शेख और आईएसआई से पाए गए हैं। ये बेहद ही चिंताजनक तथ्य है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ये स्पष्ट करेंगे कि उनके पाकिस्तान और आईएसआई से क्या रिश्ते हैं। कोई के जो है फ्रेंड्स है, उनके जो साथी है, वो लोग जिस तरह मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था वो हमें नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों अब गौरव गोगोई साहब उसके जो साथी दोस्त है
वो लोग इनसे खुश है या नहीं है, पता नहीं क्यों है इस तरह हो रहा है। खैर जो भी हो, ये जो नाटक है, सीरियल है, ज्यादा मजेदार नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग इसको देखेंगे और इसको ज्यादा दूर तक ये चलेगा। थैंक यू। अब दर्शकों, आज एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं जो जेनजीज के लिए है, बच्चों के लिए है, और ये खबर आपको देखनी चाहिए। एक रिपोर्ट आई है दर्शकों, उसमें बताया गया कि जेनजीज को मेमोरी लॉस हो रहा है, यानी उनका दिमाग आईक्यू उस तेजी से काम नहीं करना जैसे करना चाहिए। दिखाइए जरा तस्वीर। मोबाइल, लैपटॉप की वजह से, छोटे छोटे वीडियोस की वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है दर्शकों, यानी दिमाग उस तेजी से काम नहीं कर पा रहा जैसे करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात क्या है, आमतौर पर जो नई जनरेशन होती है पुरानी जनरेशन से अधिक उनका आईक्यू काम करता है, लेकिन हाल की जो जनरेशन है, जनरेशन जेड, उनका ठीक तरह से दिमाग विकसित नहीं हो पा रहा है। क्या इसका कारण मोबाइल, लैपटॉप है, इंटरनेट है? आइए आपको बताता हूं। जेनजी को हर देश का भविष्य कहा जाता है, दुनिया का भविष्य कहा जाता है, लेकिन जेनजी के दिमाग पर जो रिसर्च सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, डरावनी है। 15 से 27 साल के युवा पहली ऐसी पीढ़ी बन गए हैं जिनकी बुद्धि यानी आईक्यू का लेवल बहुत कम हो गया है। शोध के मुताबिक आईक्यू का स्तर उनके माता पिता से भी कम है। न्यूरोसाइंस डॉक्टर जेरेड कूनी हार्वर्ड ने यह रिसर्च की है। अमेरिकी सीनेट की कमेटी में इस रिसर्च को रखा गया है और इस रिसर्च में 80 देशों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। 2010 के बाद पहली बार किसी पीढ़ी का आईक्यू और समस्या सुलझाने की क्षमता पिछली पीढ़ी से कम हुई है। यह आमतौर पर होता नहीं है दर्शकों। उन्होंने कहा, इंसानी दिमाग छोटे वीडियो से सीखने के लिए नहीं बना है। इंसान गहराई से पढ़ाई, आमने सामने से बातचीत से बेहतर सीखता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भरता इसकी मुख्य वजह है। स्क्रीन पर ज्यादा वक्त देने से दिमाग कमजोर हो रहा है। रिपोर्ट के आने के बाद कई देश फिर से कागज कलम की ओर लौट गए हैं। स्वीडन का उदाहरण लीजिए, स्कूलों में डिजिटल गैजेट्स को हटाने का फैसला लिया है। फ्रांस, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, फिनलैंड में भी इसे सीमित करने की बात कही गई है। हार्वर्ड ने छोटे बच्चों को कम से कम मोबाइल और लैपटॉप देने की अपील भी की है ताकि उनका दिमाग अच्छे से विकसित हो। न्यूरोसर्जन इस पर क्या करें, सुनिए जरा। कुछ हद तक सही है। डेफिनेटली मेमोरी, अटेंशन स्पैन और मैथमेटिक्स सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी पहले से कम हो रहा है। आईक्यू कम हो रहा है कि नहीं, ये पता करने के लिए तो आगे और भी स्टडीज की जरूरत पड़ेगी। मेरा ये भी मानना है कि इसके कुछ स्पेसिफिक कारण हैं, जैसे कि स्क्रीन टाइम आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। दर्शकों, ये वाकई गंभीर बात है। मोबाइल और गैजेट्स की दुनिया बच्चों के दिमाग पर असर डाल रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही से। वो लिखते हैं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा ना सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल ना सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश और आत्मनिर्भरता ऐसी ही रहे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH